प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम युवा हल्ला बोल के लोग हैं और युवा हल्ला बोल संगठन 2018 से लगातार बिहार में और पूरे देश में लगभग उत्तर भारत में 12 राज्यों में काम कर रहा है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है जो बिहार चुनाव को देखते हुए है और बिहार के भविष्य को देखते हुए है। मैं सबसे पहले परिचय करा देता हूँ आप सभी का जो पैनल में बैठे हुए हैं उनसे। मेरे सबसे बाईं तरफ सुनील यादव हैं जो कोसी क्षेत्र में युवा हल्ला बोल का काम देखते हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। उसके बाद रजनीश झा हैं जो मधेपुरा क्षेत्र में युवा हल्ला बोल का काम देखते हैं और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। अभी पीछे चिमकी बुखार वाले पूरे जो प्रकरण था और उसमें मदद पहुंचाए हैं लोगों तक। हमारे जस्ट बाईं तरफ अजीत यादव हैं जो भागलपुर से हैं और किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे हैं, भूमिहीन किसानों के लिए लगातार काम करते आए हैं, युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। मेरा नाम गोविंद मिश्रा है, मैं युवा हल्ला बोल का कोऑर्डिनेटर हूं और दिल्ली में रह के काम देखता हूं। मेरे दाहिने तरफ अनुपम जी हैं। अनुपम युवा हल्ला बोल के संयोजक हैं और लगातार 2018 से युवा हल्ला बोल के संयोजक हैं, लगातार काम करते आए हैं। आपसे आगे बात करेंगे ही। अनुपम के दाहिनी तरफ ऋषभ हैं। ऋषभ जो इन्वायरमेंट पे लगातार काम करते आए हैं और आर्य जंगल जो मुंबई वाला है उसके लिए जो भी प्रकरण था उसके लिए ये पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में, युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। उसके बाद गगन गौरव हैं जो पटना में रहते हैं, अध्यापक हैं, युवा हल्ला बोल के सदस्य हैं और लगातार छात्रों की बात करते आए हैं। अतुल झा हैं जो पटना में रहते हैं, लॉ के छात्र हैं, युवा हल्ला बोल का काम देखते हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। मैं चाहूँगा इस प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए अनुपम अपनी बात रखें। धन्यवाद गोविंद। साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस वार्ता के लिए समय निकालने के लिए, और थोड़ा विलंब हुआ इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। गोविंद ने एक संक्षिप्त परिचय दिया है और मैं अब सीधा युवा हल्ला बोल की जो योजना है बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उस पर आता हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिस ढंग से चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिसमें मौका परस्ती, जिसमें तरह तरह की सांठगांठ और जिसमें बिहार और बिहारियों के जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों की शून्यता, जो पूरा इलेक्शन नैरेटिव है उसमें से गायब है। जिस ढंग से अगर आप किसी आम आदमी से भी पूछ लें कि चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी और कौन किसके साथ होगा, तो हम सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि बिहार में तो कम से कम इस समय ऐसी स्थिति है कि कोई भी किसी के भी साथ हो सकता है। प्री पोल अलायंस कुछ भी हो, पोस्ट पोल अलायंस कुछ भी हो सकता है, अभी भी हम सब जानते हैं। और अलायंसेस जो बने हैं, चुनाव जिस ढंग से लड़े जा रहे हैं, उनका जो पूरा गाइडिंग प्रिंसिपल है वो क्या है सो देख रहे हैं, उसमें प्रिंसिपल कहाँ है वो सब हम अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में जब आम बिहारियों के मुद्दे को बिहार के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारा आरोप प्रत्यारोप और पार्टी सेंट्रिक और लीडर पॉलिटिशियन सेंट्रिक जो कहानी गढ़ दी जा रही है, इसको वापस हम असल मुद्दों पर लाने का काम कर रहे हैं इस अभियान के जरिए। युवा हल्ला बोल खास करके युवाओं के मुद्दों पर बहुत मुखरता से सक्रिय रहा है। युवाओं के वो कौन से मुद्दे हैं और जिसको लेकर आज हम एक 11 पॉइंट एजेंडा आपके सामने अनवील करने वाले हैं, आपके सामने जिसका विमोचन करने वाले हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने रखने वाले हैं। ये जो पूरा एजेंडा डॉक्यूमेंट है, 11 पॉइंट एजेंडा डॉक्यूमेंट, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण,
जैसे मुद्दे जिसको लेकर आम जनता चिंतित होती है, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टियां, उनके नेता इस पर सवाल करें, बहस करें, चर्चा करें, इन पर उनकी जवाबदेही तय हो। हम आज इस 11 पॉइंट एजेंडा के जरिए चाहते हैं कि जो कमी इस समय बिहार के चुनाव में है, देखिए चुनाव अवसर होता है कि सरकार के काम की समीक्षा हो, जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्टियां और उम्मीदवार उनसे सवाल हो और नागरिकों के साथ संवाद हो। समीक्षा, सवाल और संवाद का वक्त होता है चुनाव, लेकिन हम ना ही समीक्षा देख रहे हैं, ना ही संवाद देख रहे हैं, ना ही सवाल देख रहे हैं। हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि हम इन चुनावों में इस 11 पॉइंट एजेंडा के जरिए उन सवालों को बिहार चुनाव के नैरेटिव में लाएं जिस पर समीक्षा होनी चाहिए, जिस पर सवाल पूछे जाने चाहिए और जिस पर फिर संवाद होना चाहिए। आज का डॉक्यूमेंट रिलीज करने के बाद हम 18 तारीख को, इससे पहले कि मैं डॉक्यूमेंट के डिटेल्स में अभी जाऊं, वो 11 सवाल क्या हैं उस पर मैं जाऊं, उससे पहले मैं आपको योजना बता देता हूं। हम इस पूरी मुहिम को, जिसका नाम है बोल बिहारी, एक टैगलाइन के साथ कि मुद्दा हमारा बात हमारी, बोल बिहारी मुद्दा हमारा बात हमारी, ये जो योजना है, ये जो कैंपेन है, मुहिम है, इस मुहिम के तहत हम अगले कुछ दिनों तक बिल्कुल इस एजेंडा पर केंद्रित एक अभियान चलाएंगे। वो अभियान बिहार के सभी क्षेत्रों में जा जाकर हमारी जो बिहार की टीम है, युवा हल्ला बोल से जुड़े जो सदस्य हैं, वो लोग करेंगे। वो लोग उम्मीदवारों से सवाल करेंगे, सरकार के काम की समीक्षा करेंगे, नागरिकों से संवाद करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि जीते चाहे हारे कोई भी, बिहार के जो चुनाव है वो उसका बिहारियों से सरोकार हो। ऐसा नहीं हो सकता कि चुनाव का सरोकार ही जनता से न हो। तो मैं सीधा उन बिंदुओं पर आता हूं जिस पर यह डॉक्यूमेंट हमने रिलीज किया है, अभी हम करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले और जो सबसे गंभीर मसला है हमारे देश का, बेरोजगारी, सिर्फ बिहार ही नहीं, भारत का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई होना चाहिए, जिस पर सबसे ज्यादा बहस सवाल होना चाहिए, जिस पर मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, वो है बेरोजगारी का। और बिहार, ये कई लोगों का मानना है कि बेरोजगारी अगर देश का सबसे बड़ा मुद्दा है तो बिहार उस मुद्दे की राजधानी है। और बिहार में आज जब चुनाव हो रहे हैं तो बिहारी युवा, बिहारी नागरिक रोजगार के सवाल पर सरकार से कई जवाब चाहता है। सरकार के पिछले 15 साल के काम की समीक्षा करना चाहता है, उनसे सुनना चाहता है कि वो आगे की क्या योजना है। और सवाल यह है, और जो मैं आपके सामने जो तथ्यों के आधार पे जो सवाल पूछूंगा, जो रखूंगा, जो आंकड़े हैं, देखिए रोजगार के ये जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल नए ताजा आंकड़े हैं, मतलब ये पब्लिक डोमेन में अब तक नहीं है। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, CMI, जो डेटा अभी रिलीज नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट ये है, CMI का वो डेटा जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, हम उसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि इस वक्त बिहार में 36,37,000 बेरोजगार हैं। सरकार के पास और उन पार्टियों के पास जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन उम्मीदवारों के पास जो बिहार का भविष्य बनाने का दावा ठोक रहे हैं, उनके पास इस सवाल का क्या जवाब है कि वो बिहार के 36 लाख से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे। सरकार अगर नहीं दे पाई है तो क्यों नहीं दे पाई है। सवाल हमारा यही है कि बिहार के 36 लाख से ज्यादा बेरोजगार लोगों के लिए सरकार की क्या योजना है। जो बेरोजगारी दर है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिहार की, वो सितंबर के महीने में, हम अभी अक्टूबर में हैं, मैं सितंबर के महीने की बात कर रहा हूं, 11.9% था, 11.9%। और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, वो आप समझते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है। वो लोग जो या तो रोजगार कर रहे हैं या रोजगार ढूंढ रहे हैं, ये उन लोगों की संख्या है, वो नहीं जो बेरोजगार हैं लेकिन रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं, या जो लेबर फोर्स से बाहर है।
तो 15 साल से ज्यादा की आयु वाले जो लोग हैं आबादी के, उनमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है बिहार में वो है मात्र 38.5%। और इसमें जो एक भयावह आंकड़ा है वो ये है कि 11.9% बेरोजगारी दर बिहार की है। लेकिन अगर महिलाओं के बेरोजगारी दर की आप बात करें तो आप अंदाजा लगाइए कितना होगा, 55.8%। आज के समय में किसी भी पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए, मीडिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यह होना चाहिए कि बिहार की महिलाओं को रोजगार करने का क्या अधिकार नहीं है। 55.8%, 58.8%, ये भयावह है ये रेट। ये बिहार में महिलाओं में बेरोजगारी दर है। और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है महिलाओं का वो है 3.5%, 3.5%। ये इस आंकड़े से जिसको चिंता नहीं होती है उसको बिहार की चिंता नहीं है। इन आंकड़ों के आधार पर जो सवाल नहीं पूछ रहा है सरकार से, उसकी सरकार के साथ सांठगांठ है। और 15 साल राज करने के बाद भी अगर ये आंकड़े हैं तो वो सरकार किसी काम की नहीं है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रोजगार के लिए बिहार से जिस स्तर का पलायन होता है पूरे देश में, आपसे हमसे छिपा हुआ नहीं है। जब कोरोना की महामारी का दौर आया, लॉकडाउन लगाना पड़ा, तो पूरा देश कराह रहा था और सबसे ज्यादा दर्द में अगर कोई था तो बिहार का प्रवासी मजदूर। जिस वक्त पूरे देश पर संकट आया तो उस पूरे संकट की घड़ी में जिसके पांव के नीचे से जमीन छीन ली गई वो बिहार के प्रवासी मजदूर थे। ये वो थे जिनको क्योंकि बिहार में रोजगार के अवसर नहीं मिलते हैं तो वो मजबूर हैं देश भर में घूम घूम के रोजगार के अवसर तलाशने के। वो किन परिस्थितियों में रहते हैं, दिल्ली, बंबई, पंजाब, हरियाणा में, वो हम सब जानते हैं। देश के हर जिले में, हर राज्य में बिहार से प्रवासी मजदूर जाते हैं और रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री को लगता है कि वो प्रवासी की परिभाषा बदल दें, कह देंगे कि नहीं, प्रवासी कहना बढ़िया बात नहीं है, बहुत सुंदर बात है। तो आप ये कह के आपने काम कर दिया क्या? लफाजी से काम नहीं होता है कि भारत में जितने लोग मजदूरी कर रहे हैं उनको हम प्रवासी मजदूर नहीं कहेंगे तो उनका दर्द कम नहीं हो जाएगा। इससे आप उनका दर्द कम करने के लिए क्या योजना है आपके पास, ये बताइए। ये जो 36 लाख बेरोजगार बिहार में हैं, इनको रोजगार कैसे देंगे, ये बताइए। रोजगार पे ये दो अहम सवाल हैं जो इस 11 पॉइंट एजेंडा डॉक्यूमेंट में है। इसके अलावा कई और बिंदुओं पे सवाल है और मैं एक एक करके निवेदन करूंगा आपके सामने। कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग डोमेन पे जिनका अनुभव रहा है, जिन्होंने काम किया है, आंदोलन किया है, एजिटेट किया है, वो सब उस स्पेसिफिक क्षेत्र के बारे में अपनी बात कहेंगे। जैसे ऋषभ है हमारे साथ, आप सबको मुंबई के आरे फॉरेस्ट के बारे में अच्छे से पता होगा। उसमें तो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है उस पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो हमारे देश में तो फिल्म स्टार जब टीका टिप्पणी करते हैं तो पता चल ही जाता है मुद्दे के बारे में। तो मुंबई के आरे फॉरेस्ट के बारे में पता होगा, जहां पे मेट्रो रेल का कार शेड प्रोजेक्ट बनना था जिसके लिए पेड़ कटाई हो रही थी। उस जंगल में पेड़ कटाई को रुकवाने वाला जो था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन दिया और जिस सबको याद होगा कि फिर रातों रात सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। बड़ी बड़ी बातें उस वक्त शिवसेना भी कर रहे थे, सरकार भी कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। वो ऋषभ है हमारे साथ, ऋषभ रंजन है। तो वो लगातार पर्यावरण के मसले पर बहुत मजबूती से, बहुत सतत ढंग से काम करते रहे हैं। युवा हल्ला बोल का जो पर्यावरण पे जो काम रहा है उसकी देखरेख करते रहे हैं। तो ऋषभ बताएंगे कि पर्यावरण के मुद्दे पर बिहार में कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर बिहार की सरकार को, बिहार के राजनीतिक दलों को चिंतित होना चाहिए, परवाह करना चाहिए, उस पर बहस करनी चाहिए। वो कौन से बिंदु है उस पर ऋषभ बात कर रखेंगे। हमारे साथ अजीत भाई है। अजीत भाई, जैसा गोविंद ने बताया, किसान आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं, किसानों के बीच काम करते रहे हैं, बहुत मजबूती से जमीन का, भूमि का, किसानों का मुद्दा उठाते रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा पहले अजीत भाई से कि अजीत भाई, किसानों के मसले पर जो हमारा 11 पॉइंट एजेंडा है उस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल रखना चाहते हैं सरकार के समक्ष और बाकी पार्टियों के समक्ष। आप तमाम मीडिया बंधुओं का आभार।
जैसा कि हमारे भाई ने आज जो बेरोजगारी की बात है उसको सामने रखा, तो बेरोजगारी आज न सिर्फ युवाओं के समक्ष है, बेरोजगारी का जो मसला है वह कृषकों के समक्ष भी उतना ही गंभीर है। और जो एक अभी बिल पास हुआ, किसान बिल, 3 बिल पास हुए किसानों के संबंधित, कृषि से संबंधित, उसमें जो एमएसपी का मसला था वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। मैं खुद भी किसान हूँ और किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ शिद्दत से, गहराई से। अभी हम लोगों को देखने के लिए मिला कि जब हम लोगों ने मकई उपजाया सावन से पहले, तो हम लोग इस आंकड़े में थे कि गेहूं को रख देते हैं, उस समय 900-1000 रुपया मिल रहा था। लगा कि 2-3 महीने 4 महीने बाद शायद कुछ अच्छा दाम मिले या सरकार खरीद ले, तो सरकार ने तो खरीदा नहीं और ना ही इसके दाम बाजार में मिल रहे हैं। 900, 1000, 1100 तक मकई के रेट मिल रहे हैं। तो सवाल हमारा सरकार से है कि आप किनकी सरकार है? आपके जो लोग हैं वो कभी कृषि और किसानों पर बात नहीं करते। जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जमीन के इश्यूज हैं, रेवेन्यू के इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई योजनाओं के इश्यूज हैं, उनकी बात नहीं करते और आप चुनाव लड़ने आ जाते हैं। तो अब हम जो बिहारी हैं, अब हमारे बोल भी फूट पड़े हैं इंतजार करते करते। अब बिहारी बोलेगा और खुल के बोलेगा, चुनाव में भी बोलेगा, चुनाव के बाद भी बोलेगा। और अब हम जानना चाहते हैं सरकार से कि आप जो है एमएसपी पर खरीद क्यों नहीं कर रहे हैं? किसान कहाँ जाएंगे? किसानों की आय का क्या होगा? हमारे जो लैंड है, हमारे बहुत सारे लैंड से संबंधित 5-6 इश्यूज हैं। हम विशेषकर नीतीश सरकार की, बिहार की नीति की बात कर रहे हैं और चुनाव में जिन मसलों को होना चाहिए था, मीडिया बंधुओं से यह आग्रह भी होगा कि आप भी उन मसलों पर ध्यान दें। आप लोगों के संज्ञान में होगा कि लैंड से एक बड़ा संबंधित एक बड़ा इश्यू है भूमिहीन किसानों का, भूमिहीन लोगों का। इस पर कई आंदोलन लगातार होते रहे, उन्हीं में 1-2 आंदोलनों में मैं भी सहभागी रहा हूँ। सरकारें केस करती हैं, योजनाएं बनाती हैं, भूल जाती हैं। योजनाएं धरातल पर अमली जामा पहनाया जा रहा है, नहीं पहनाया जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है सरकार को। एक मसला है, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारी आजादी के 70 साल बीत गए, लेकिन बिहार की भूमि का एक बड़ा हिस्सा अभी तक अनसर्वेड है। जानकर आश्चर्य होगा कि अनसर्वेड लैंड का मसला इतना गंभीर है कि इस लैंड के खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जिस कारण से आपका हाजीपुर छपरा बेल्ट की 75% आबादी प्रभावित है। गंगा किनारे के दियारा की जो भूमियां हैं, दियारा लैंड जो कहलाते हैं, वो वहां के लोग परेशान हैं। वो जमीन को ना तो खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। तो इन मसलों पर कौन बात करेगा? सरकार सोई पड़ी है, लोग गांव घर में बात कर लेते हैं। सरकार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी काम नहीं करवा पा रही है। आप देख लीजिए, आज आप थानों का केस चार्ट उठा लीजिए, लैंड से संबंधित इश्यू सबसे ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब भूमि सुधार बिहार में हुआ, भूमि सुधार कानून बना 60 के दशक में, तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से हल करने का प्रयास नहीं किया। हमारा भी सरकार और विपक्ष, पूरी राजनीतिक बिरादरी से यह सवाल है कि आप
अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो ऐतिहासिक और मूलभूत जमीनी मसले हैं उनको आपको हल करके ही आगे बढ़ना होगा, तभी आपके नए बिहार का नारा जो है वह बुलंद और सब जमीन पर सफल होता दिखेगा। जमीन से संबंधित एक बड़ा मजेदार मसला है कि हमने 2 संविधान संशोधन किए थे, 73वां और 74वां। 73वां जो था ग्राम पंचायत हमने बनाया, 74वां हमने नगर पंचायत बनाया। अभी क्या किया जा रहा है कि सरकार प्रशासन को यह जिम्मेदारी दे देती है कि आप जो है शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ा दीजिए। गांवों को तो शहर में लाया जा रहा है, गांव की जमीन को शहर में लाया जा रहा है, लेकिन जो गांव की खेती करने वाली जमीन थी उनको भी उन्हीं 2 कैटेगरी में शामिल कर दिया जा रहा है, या तो वो आवासीय होगा या व्यावसायिक होगा। ऐसे में किसान कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे किसान? वो शहरी भाव से टैक्स कैसे दे पाएंगे? या तो व्यावसायिक या तो आवासीय 2 ही कैटेगरी आपने शहर के लिए बना के रखी है। तो हमारा एक गंभीर और मूलभूत सवाल है, और सरकार ने अगर आज इस सवाल को नजरअंदाज किया तो हम लोग जितने भी शहरी इलाके हैं वहां पर उन्हीं की मिट्टी से एक आंदोलन खड़ा करेंगे, और वह सरकार और समूचे राजनीतिक जो हमारी ताकतें हैं उनको हिलाकर, उनकी चूल्हों को हिलाकर रख देंगी। तो हमारा यह सवाल है सरकार से कि आपके सामने जो मूलभूत मसले हैं, आप कुछ संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी कर रहे हैं और लोगों को जो टैक्स नहीं भरना चाहिए वो टैक्स भरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम खेती की जमीन का टैक्स शहरी भाव से क्यों भरे? तो ये हमारा सवाल है सरकार से। अब हमारे भाई बंधु हैं, वो दूसरा सवाल आपके समक्ष रखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि अभी पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल है, 11 पॉइंट डेटा गवर्नमेंट में, उसको हमारे बाकी साथी पढ़ लेंगे। उससे पहले हम इस डॉक्यूमेंट का जो विमोचन करना, उसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार हम लोग पहले इसको कम से कम रिलीज कर दें डॉक्यूमेंट को, फिर हम आगे सवाल करेंगे। अमन रजत आ जाओ, रजत आ जाओ, आ जाओ। दोस्तों, पर्यावरण का मुद्दा ऐसा है इसको लेकर के लोगों को लगता है ये तो प्राकृतिक है, भगवान की देन है, ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा हो गया, एक्ट ऑफ गॉड है। तो जबकि ये असल मसला है नहीं, पर्यावरण का मुद्दा बहुत गंभीर है। हमारे मानव जाति के ही कुकर्मों की वजह से ये सब जो हो रहा है वो हम आज झेल रहे हैं। हम सबके सामने आज मास्क है, सैनिटाइजर है, तो कोरोना वायरस या पिछले जितने भी इबोला, जीका वायरस से जितने तरह के बीमारी हैं, ये सब पर्यावरण की देन है, प्रकृति का पनिशमेंट है। तो बिहार में तीन सवाल है। पहला तो बाढ़ का, लोग को लगता है बाढ़ आ गया, हाहाकार मच गया, उसके बाद कुछ नेता होते हैं जो उस हाहाकार में सहायता देने के लिए दौड़ते हैं और कुछ हैं जो कि सो जाते हैं।
उनको लगता है कि भगवान की देन है। और इसके समाधान पर जब बात करें तो लोग कहते हैं कि तटबंध बना दो तो हो जाएगा। आंकड़े ये कहते हैं कि 1954 से लेकर के आज तक जितने तटबंध बने हैं वो हजारों किलोमीटर के तटबंध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बिहार में बाढ़ रुका नहीं। ऊपर से अवैध खनन का जो पूरा मसला है और बाढ़ राहत के नाम पे जो करोड़ों रुपए आवंटित होते हैं वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। तो ये तो हुआ भ्रष्टाचार का मसला, बाढ़ का मसला। दूसरा है कि दूसरा सवाल जो हमारे दस्तावेज में है वो है कूड़ा प्रबंधन और मलेरिया, डेंगू, तरह तरह के बुखार जो हैं उसको लेकर के। तो हम ये देख रहे हैं कि बिहार में जब हम घूमते हैं, आप बस से सफ़र करिए तो आपको दिखेगा कि हर जिले के बाहर एक पहाड़ बना हुआ है। वो पहाड़ आलीशान पहाड़ कचरे का पहाड़ है। और कचरा प्रबंधन की जो स्थिति है, जो उसकी रेटिंग है, वो उस पहाड़ से आप नाप सकते हैं कि क्या है। जल जमाव का जो दिक्कत है पटना जैसे शहर में, उसकी जो दिक्कत है, दूसरा सवाल उस पर है। तीसरा, अभी पटना में जो AQI है, प्रदूषण का सवाल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा जिसमें हम अभी सांस ले रहे हैं, वो कितना होगा। दिल्ली का खबर तो बन जाता है कि दिल्ली में 250 AQI हो गया, 300 हो गया, दिवाली के बाद 400 हो गया, तो दिल्ली में आंदोलन हो जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। लेकिन बिहार में जो होता है, बिहार में जो हम जहरीली हवा सांस लेते हैं, उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं होती है। आज जब हम यहाँ बैठे हैं और जब हम सांस ले रहे हैं तो भी 160 AQI है। ये हवा जहरीली है, होनी चाहिए 60। ये सिर्फ पटना का बात नहीं है, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, गया ले लीजिए, भागलपुर ले लीजिए। अच्छा, स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है 2020 में जो भी हुआ, उसमें भागलपुर, सहरसा, पटना, गया, ये सब सबसे गंदे शहरों में से एक है। अगर बिहार चुनाव इन मुद्दों पर नहीं होता है तो उन पार्टियों को, उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। तीसरा सवाल है कि जल स्रोत जो है बिहार में वो विलुप्त होती जा रही है। नीति आयोग का रिपोर्ट था कि 20-21 शहर 2020 के बाद 2021 तक सूख जाएंगे, उससे पटना भी एक शहर था। और ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। हमने सीख नहीं लिया। तमिलनाडु में हमने देखा, चेन्नई में जहाँ अच्छी बारिश होती है, समुंदर तट पे उस शहर बसा हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी के मौसम में वहाँ हाहाकार मच गया, पूरा ज़मीन सूख गया। तो भूजल को बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं कर सकती सरकार। ये 3 सवाल थे पर्यावरण पर, जो बहुत गंभीर सवाल थे। और भी कई मुद्दे हैं, आगे हमारे दोस्तों से बात करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ रजनीश भी है। रजनीश झा छात्रों के बीच लगातार आंदोलनों में भी सक्रिय रहे हैं और उनको ज्ञान देने में भी सक्रिय रहे हैं। शिक्षक है बाय प्रोफेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट्स की तैयारी भी करवाते हैं। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हैं। और जो शिक्षा के जो सवाल हैं इस 11 पॉइंट एजेंडा डॉक्यूमेंट में, उन सवालों को तेजी में क्विकली रजनीश आपसे शेयर कर लेंगे। मुझे लगता है कि वर्तमान परिवेश में पूरे विश्व में अगर शिक्षा के प्रति सबसे अन्यायपूर्ण प्रयोग हुए हैं तो वो हमारा गौरवशाली बिहार है। गौरवशाली बिहार इसलिए कि अतीत वाकई गौरवपूर्ण रहा था, लेकिन वर्तमान उतना ही खराब। अब देखिए कि सभी सरकारी स्कूलों में साल भर के अंदर बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट, लाइब्रेरी, मैदान, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो सकती। बस एक सिंपल सा उदाहरण आप ये समझिए कि लगभग 47% स्कूलों में बाउंड्री तक नहीं है, तो वहाँ कैसे कोई अभिभावक निश्चित होकर अपने बच्चों को भेजेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ साथ रिक्त पदों पर मॉडल एग्जाम कोड लागू करके शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे युवा हमारे बीच में, आप ये समझिए कि जो एग्जाम 2014 में बिहार सरकार ने दी है उसका पहला स्टेज 2018 में हुआ है, दूसरा स्टेज अब होना है 2020 दिसंबर में। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, संभावित स्थिति है। मतलब एक एग्जाम कंडक्ट कराने में बिहार सरकार को 8 से 10 साल लग जाता है। यही शिक्षकों के साथ भी हो रहा है। अगर एक एग्जाम 2012 में हुआ है तो उसके बाद 2020 तक कोई आदमी शिक्षक बना ही नहीं, मतलब उसे नियुक्ति पत्र बिहार सरकार की तरफ से नहीं मिली। अगर मिली है तो डॉक्टर। तो 9 महीने के अंदर हम एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट करवा सकते हैं, शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं करवा सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
प्रोफेशनल कॉलेज और महिला कॉलेज का ध्यान रखते हुए क्या हर जिले में विश्वविद्यालय नहीं खोल सकती सरकार? एक बात हम बड़ा प्रसंग में बोला करते हैं कि भारत के किसी विश्वविद्यालय में चले जाओ, बिहार के बच्चे जरूर मिल जाए। ये कसर नहीं है, ये मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी 5 साल में ग्रेजुएशन करवा रही है। अगर अभिभावक जमीन बेचकर कितना साल पढ़ाएंगे, और जमीन होनी भी तो चाहिए। तो फिर प्रोफेशनल कोर्सेज और महिला कॉलेज का ध्यान रखते हुए हर जिले में विश्वविद्यालय खोलनी चाहिए सरकार को। IIT, नीट, क्लैट जैसी परीक्षाओं के लिए सरकार गरीब वंचित छात्रों को कोचिंग क्यों नहीं उपलब्ध करा सकती? क्योंकि मिली सबको कोचिंग करने में तो बर्बाद है हम लोग। भाई बिहार का बच्चा बढ़िया मार्क्स लाया, एक बार IIT का तैयारी तो बनता है, और फिर एक बार IIT का तैयारी अगर करेगा उसको 2 लाख कोचिंग भी है। क्या सरकार को क्या इसके लिए जो भी हमें कोशिश करना पड़े सरकार और कोचिंग के बीच में बात करके, या सरकार अपने से कोई बात करे, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि शिक्षा वो आधारभूत चीज है जहां से हम कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। जब तक शिक्षा नहीं सुधारेंगे तब तक हम कैसे चेंजेस लाएंगे? और अभी जो वर्तमान में सरकार में है उन्हें शिक्षा को ही सही करने तो हम लाए थे, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे अनुपम भैया बताएंगे। तो अतुल मेरा निवेदन है, स्वास्थ्य को लेकर जो सवाल है तो अतुल वो सामने रखते हैं। और नमस्कार सबको। हमारे साथियों में अभी पिछले वक्ताओं ने आपको जो एक मूलभूत दिक्कतें हैं बिहार की वो बताई, लेकिन जो एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा दिक्कत जिसको हम अपना फंडामेंटल राइट का पार्ट भी मानते हैं, लेकिन उस पर बिहार में बात नहीं होती है, और वो है स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य स्थिति बिहार में क्या है? आज आप देखेंगे कि बिहार में इस वक्त जब हम एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं, तो उस वैश्विक महामारी ने बिहार को बिल्कुल नंगा कर दिया, दिखा दिया कि हमारी स्थिति क्या है। हमारे मंत्रिमंडल के लोग किस तरीके से कोरोना मैनेजमेंट करने के लिए भागते रहे, लोग बेहाल रहे, गांव-गांव तक कोरोना आज पहुंच रहा है, और वो सिर्फ इसका कारण है कि हमारे यहाँ हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ फैसिलिटी जो है वो अच्छी नहीं है। मैं आपके समक्ष कुछ डेटा रखूं। एक है कि प्रति व्यक्ति, प्रति नागरिक कितना बेड होना चाहिए, उसका एक जो MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो एक डेटा रिलीज करती है। उसके अनुसार जो है 138 बेड्स जो है वो होने चाहिए प्रति लाख नागरिकों पर, लेकिन बिहार में 26 से भी कम है। तो ये संख्या बहुत कम है। आप अपने पटना शहर में ही देख लें, जिसकी आबादी 15 लाख के आसपास है, और उस शहर में सिर्फ 3 बड़े अस्पताल हैं, और उनकी स्थिति क्या है उस सबसे हम लोग पटना में रहने वाले लोग वाकिफ हैं। PMCH की क्या स्थिति है, NMCH की क्या स्थिति है, और IDMS की क्या स्थिति है, और उसी तरीके से जितने डिस्पेंसरी अस्पताल हैं उनकी क्या स्थिति है। इसके बाद जो डॉक्टरों की संख्या है, जिसको बेरोजगारी का सवाल बताते वक्त अनुपम भाई ने बताया, जो डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा संख्या जो है वो सिर्फ शहर में है। गांवों में, जिलों में, ब्लॉक स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र है वहां डॉक्टर नहीं है, वहां केंद्रों पे ताला आवंटित एक मकान है, बिल्डिंग है, लेकिन वहां तालाएं लटकती रही है। आप इसको देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी हमारे पिछले दिनों जब चमकी बुखार आया था, मुजफ्फरपुर जिला बहुत प्रभावित हुआ। रजनीश भाई और हम साथियों ने मिलकर उसमें बहुत ही मुस्तैदी से काम किया, लेकिन हमको जो सबसे बड़ा चीज अनुभव हुआ वो यही था कि वहां पर जो बेसिक स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए था वो उस वक्त नहीं मिला, जिसके कारण इतने लोगों की जान गई। और हर दिन बिहार में कुछ ऐसे एरिया है, जैसे दरभंगा का कुशेश्वर स्थान, जो बिहार का सबसे मालन्यूट्रिशन ब्लॉक है, वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है
इस पर कभी कोई जायजा नहीं हुआ। कोसी क्षेत्र में एक कैंसर का गांव बन के आया है, जिस गांव में 100 परिवार से ज्यादा लोगों को कैंसर हुआ है। ये आईजीएमएस के डॉक्टर और कुछ मीडिया कर्मियों ने जाकर वहां पे इसका पता किया। इसी तरीके से आप जैसे जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इनसे जैसे आप नीचे जाएंगे या साउथ की तरफ जब आप जहानाबाद, अरवल से आगे निकलेंगे तो आपको हमारे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है उसका पूरा जो कहते हैं ना पर्दा खुल जाना, पर्दाफाश हो जाना, वो स्थिति आपके सामने होगा। तो हम इस अपने डिमांड से, इस मांग से हम सरकारों से यही कहना चाहते हैं कि ये वो मुद्दा है जिसपे बिहार का चुनाव होना चाहिए, जिसपे बिहार की जनता को वोट देगी। धन्यवाद अतुल। दोस्तों, ये जो बोल बिहारी मुहिम का 11 पॉइंट एजेंडा है जो आज आपके समक्ष हमने रखा है और जिसको लेकर आने वाले दिनों में युवा हल्ला बोल के तरफ से बिहार चुनाव के दौरान ग्राउंड कैंपेन किया जाएगा। पूरे बिहार में कई क्षेत्रों में जाकर सरकार के काम की समीक्षा, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से सवाल और नागरिकों से संवाद किया जाएगा। इसके तहत आपके सामने शिक्षा, रोजगार, कृषि, पर्यावरण, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जो 11 पॉइंट एजेंडा में जो सवाल है वो रखे गए। एक अंतिम सवाल जो रह गया है और जिसके साथ मैं इस प्रेस वार्ता का समापन करना चाहूँगा और जिससे मैंने शुरुआत किया था कि रोजगार जो कि देश का सबसे गंभीर मसला है। दोस्तों, 4 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं सिर्फ बिहार में। ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि ये सैंक्शनड पोस्ट है। ये वो पोस्ट नहीं है जिसके लिए कोई सरकार को अलग से कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी, विधानसभा को, असेंबली को कुछ करना पड़ेगा। ये सैंक्शनड बट वेकेंट पोस्ट है। इनकी स्वीकृति हो चुकी है लेकिन ये रिक्त पड़े हुए हैं। अगर सरकार नहीं भर सकती तो पारदर्शिता कम से कम इतना कहता है कि आके बता दे सामने कि हम नहीं भर सकते इन पदों को, फला कारण से नहीं भर सकते, पैसे नहीं है हमारे पास, जो भी कारण हो। ये जो 4 लाख से ज्यादा खाली पड़े पद हैं, आप अगर इसके डिटेल्स में जाएंगे, देखिए स्वास्थ्य की बात हुई और कोरोना ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को एक्सपोज करके रख दिया पूरी तरह से। वैसे तो हम सब जानते थे कि बिहार में शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण बिहार हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत है हम सब अच्छे से वाकिफ है, हर बिहारी अच्छे से जानता है। लेकिन क्या हम लोग ये जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में भी 3/4 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं स्वास्थ्य विभाग में, 3/4 से ज्यादा, जिनमें 7,800 डॉक्टर्स हैं, 13,800 नर्सेज और 1,500 फार्मासिस्ट। ये सब खाली पड़े पद हैं, उनकी मैं संख्या बता रहा हूं आपको। कहां पे? उस बिहार में जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, जहां पे लोगों को डॉक्टर नहीं मिलता, अस्पताल नहीं मिलता, बेड नहीं मिलता। देश में स्वास्थ्य की और कई बातें हुई। एक IMA का आंकड़ा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, कि जितने डॉक्टर्स है बिहार में उसमें 1/3 सिर्फ पटना में ही है, शायद अभी अतुल ने भी बताया। दूसरी बात दोस्तों, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यह भी बड़ा प्रचलित है कि बिहार में तो बड़ा बुरा हालत है। एक जनरल परसेप्शन है कि बिहार में क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार की हालत बहुत खराब है। अब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसके पास होती है? पुलिस के पास होती है। जो नागरिक और पुलिस का जो अनुपात होना चाहिए, जो रेशियो होना चाहिए, प्रति लाख नागरिकों पे कितने पुलिस वाले होने चाहिए, उस पैमाने पर भी बिहार देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। तो जिस बिहार को आप मानते हैं कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की हालत सबसे खराब है, वहां पे सिटीजन पुलिस रेशियो भी सबसे खराब है और पुलिस रेशियो है उसके हिसाब से जितने स्वीकृत पद हैं, समझिए बात को, ये जो सबसे खराब मतलब 77 पुलिस वाले हैं 1 लाख नागरिकों पे। हमारे देश का एवरेज है 151। मैं अभी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी बात होगी, वो हवाई बात हो जाएगी। नेशनल स्टैंडर्ड्स 151 पुलिस वालों का है, एवरेज, नेशनल एवरेज, नेशनल स्टैंडर्ड नहीं। बिहार में 77 और 77 के हिसाब से जितने पद बनते हैं उसमें भी 50,000 से ज्यादा खाली, 50,000 से ज्यादा खाली। और जितनी बार सिपाही भर्ती हो रही हो, कोई भी पुलिस भर्ती हो रही हो,
किसी भी तरह का पुलिस में रिक्रूटमेंट हो रहा हो, पिछले 3 बड़ी भर्तियों में हमने देखा है पेपर लीक, अनियमितता, ये जो पूरा जो वो रंजीत डॉन मॉडल था ना, वो आज भी बिहार में चल रहा है। उस समय बहुत बड़ी खबर बनी थी, आज वो खबर नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, इसको सरकार को जवाब देना चाहिए कि दबा क्यों दिया जाता है। इतने बड़े बड़े मुद्दे, बेरोजगार जॉब एस्पायरिंग यूथ परेशान है, सड़क पे आंदोलन कर रहा है, एजिटेट कर रहा है, नौकरी मांग रहा है, और भर्ती निकलती है और भर्ती में पेपर लीक हो जाता है, तरह तरह की धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है, कोई देखरेख करने वाला नहीं, इसको सुधारने वाला कोई नहीं। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की नहीं है तो किसकी है? और अगर ये नहीं हो रहा है तो इस पे 4 साल हमारा विपक्ष कहां था? जो विपक्ष आज कहता है 10 लाख दे देंगे, कैसे दे दोगे भाई? कहने को हम भी आज कह दें कि 50 लाख दे देंगे, ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे। तो 4 साल तो आप गायब थे। 4 साल जब पटना के सड़कों पे छात्र युवा लाठी डंडे खा रहे थे बिहार पुलिस के, उस समय तो ये विपक्ष भी गायब थी। आज वो विपक्ष आ गए ये बताने के लिए कि 10 लाख रोजगार दे देंगे। अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है, बताइए कैसे देंगे। और ये सरकार आपके रहते हुए अगर 4 लाख से ज्यादा खाली पड़े हुए हैं, जहां पे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई वहां इतने खाली है, जहां लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई वहां पुलिस में इतना खाली है, और जहां पे एजुकेशन की यह हालत है, शिक्षा की ये स्थिति है, दुर्दशा है, वहां पे आपको पता है देश में सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद जो रिक्त हैं वो भी बिहार में है। तो बिहार रिकॉर्ड तोड़ रहा है हर तरह के, लेकिन हर नेगेटिव रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। सरकार के कामकाज के पैमानों पे जितने भी नेगेटिव तरह के रिकॉर्ड हो सकते थे वो सब बिहार तोड़ रहा है। सिटीजन पुलिस रेशियो के रिकॉर्ड को तोड़ता है, सबसे ज्यादा शिक्षकों का पद खाली है उसको तोड़ता है, स्वास्थ्य व्यवस्था में बेड के रेशियो को तोड़ता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब में बिहार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, और नीचे से सबसे टॉप में है बिहार, और जवाब देने वाला कोई नहीं है। और जो सरकार में है, जिनके कारण आज ये हालत है, वो कहते हैं कि वो निश्चय ले रहे हैं। कौन सा निश्चय ले रहे हैं? आज मैंने देखा डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो मैं बिहार में रोजगार दूंगा। तो आप मौका, अभी क्या 15 साल से मौका चला रहे थे? मौका क्या था? मौका ही तो था ये मौका नहीं था। आज ही मैंने पढ़ा अखबार में, मौका मिलेगा तो बिहार में रोजगार देंगे, और डिप्टी सीएम कह रहा है। और किसको मौका कहते हैं? तो दोस्तों ये 11 पॉइंट एजेंडा है जो आपके सामने है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मीडिया के साथियों से, दोस्तों से, सोशल मीडिया पे भी जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबसे, कि इस डॉक्यूमेंट को, ये सिर्फ युवा हल्ला बोल का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपका बिहार का, हर बिहारी का है। इसमें युवा हल्ला बोल की बात नहीं की गई है, इसमें बिहारियों की बात की गई है। बिहारियों के जो असल मुद्दे हैं उनकी बात की गई है, जो उनको चुभता है, जिसका दर्द है, उनको उन दर्द को, उन पीड़ा को अभिव्यक्त किया गया है इसमें। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको बिहार की चिंता है, बिहारियों की चिंता है, तो इस एजेंडा डॉक्यूमेंट के आधार पे अपने अपने उम्मीदवारों से सवाल करिए, उनसे पूछिए कि उनका क्या पोजीशन है, उनका क्या स्टैंड है। हवाई बातों पे आरोप प्रत्यारोप करके, जाति धर्म के नाम पे वोट लेने वालों से पूछिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, कृषि पर उनकी क्या योजना है, उनको समझ में आता भी है कि नहीं, उनको पता भी चलता है कि नहीं। आप टीवी पे देखते हैं दिल्ली में PM 2.5 इतना हो गया, चिंता करते दिल्ली में, तो देखो जी दिल्ली में सरकार ऐसी है, कितना खराब हालत है। आपको पता है पटना में PM 2.5 कितना है? पटना की हालत दिल्ली से कोई बहुत अच्छी नहीं होती है, जिस समय पर्यावरण की हालत खराब होती है। अपने नेताओं से, अपने पार्टियों से, अपने मुद्दों पर सवाल पूछिए। यही बोल बिहारी मुहिम का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हम अगले कुछ दिनों तक पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे, सवाल करेंगे, संवाद करेंगे, समीक्षा करेंगे। और सभी कैंडिडेट से हमारी अपील है, हम सभी साथियों की अपील है कि आप लोग भी ये जो 11 पॉइंट एजेंडा है, अगर आप सही में गंभीर हैं अपने विधानसभा में अपने लोगों की सेवा करने के प्रति, तो आप इस एजेंडा को एक्सेप्ट करिए। आप कहिए कि आप अपना चुनावी अभियान इन मुद्दों पर लड़ेंगे, और अगर आप जीत कर आते हैं तो आप जब सदन में बैठेंगे तो आप ये बातें करेंगे, और आप जब जीत कर आएंगे तो इसका समाधान निकालेंगे और उसका जमीन पर क्रियान्वयन करेंगे। ये बात अगर आप कहते हैं तो युवा हल्ला बोल की अपील है कि जो भी कैंडिडेट्स इस एजेंडा को एक्सेप्ट करके
इन मुद्दों के आधार पर अपने चुनाव को लड़ रहे होंगे, हम उनके समर्थन में, उनके पक्ष में खड़े रहेंगे। हम चाहेंगे कि बिहार आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि बिहारी आगे बढ़े। देश का जो भविष्य है, बेहतर भविष्य, उसमें बिहारियों का हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। पिछले जो कई दशकों में जो हम पिछड़े हैं, उस पिछड़ने को अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो हमारे नेता पार्टी सुधर जाए या उनको पूरी तरह से सुधार दिया जाएगा हमेशा के लिए। धन्यवाद दोस्तों।